चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण कौन सा है। दर्पण के बारे में आपको जानकारी होगा। दो प्रकार का गोलीय दर्पण आपको पढ़ाया गया है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। सामान्यतः अगर आप डिस्कस समझते हैं तो ये पिक्चर हमारा अवतल दर्पण का होगा और ये जो है वो उत्तल दर्पण का होगा। आप सभी को ये बात पता होगा। साथ ही साथ अगर सीधा होता है एक तरफ से पेंट किया हुआ तो वो हमारा होता है समतल दर्पण। हम अपने घर में जिस बाल झाड़ने का उपयोग करते हैं वो सामान्यतः समतल दर्पण हुआ करता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाने वाला दर्पण कौन सा है। एक बात समझिए, दाढ़ी छोटा छोटा है, अगर उसका पिक्चर बड़ा बने तो आसानी से हमको दिखेगा कि कौन सा बाल कहाँ छूटा या कौन सा पार्ट कहाँ कटा है या नहीं कटा है। तो हमको वैसे ही दर्पण का प्रयोग करना होगा जो किसी वस्तु का उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो। तो समतल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल जो दर्पण है वो हमेशा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल किसी वस्तु का बड़ा और छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाने वाला जो सबसे उपयुक्त दर्पण होगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हमको पिक्चर बड़ा बनना चाहिए और बड़ा पिक्चर बनाने वाला दर्पण सिर्फ एक ही है। वो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बीच में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें ये बात का जिक्र होगा कि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक ये सब। लेकिन मिट्टी जो है ये लेंस बनाने में या लेंस में उपयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी मिट्टी का कोई काम नहीं है। निर्गत किरण तथा अभिलंब के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के कोण को कौन सा कोण कहेंगे? निर्गत कोण कहते हैं। अभिलंब के बारे में आपको जानकारी होगा, आप पढ़े हैं परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आप इसको ऐसे समझिए, एक हम कांच का सीली लेते हैं, इस सीली में प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है तो हम ऐसा इमेजिन करते चलो परावर्तित या अपवर्तित होकर के यहां चला आया और फिर यहां से बाहर निकली है, तो इस वाले को कहते हैं आपतित किरण। इसका नाम है आपतित किरण। यह है अपवर्तित किरण और यह है निर्गत किरण। ठीक है। और बात आया अभिलंब का, तो यहां अगर कोई सीधा लाइन खींचे तो अभिलंब और यहां कोई सीधा लाइन खींचे तो ये भी क्या है? अभिलंब है। और हमसे ये पूछा गया है कि आप हमको ये बात बताइए कि हमसे पूछा क्या गया, एक मिनट ऊपर नीचे हो गया है। हाँ, हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि ये निर्गत किरण और अभिलंब यानी ये वाला कोण कौन सा कोण हो जाएगा। एक बात याद रखिए, आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब से बने कोण को निर्गत कोण कह देंगे। कौन सा कोण? निर्गत कोण। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो, अगर एगो इधर भी उभरा हुआ है और इधर भी उभरा हुआ है तो इसको कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस हो जाएगा। एक मिनट, एक चलिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। कंटेंट को समझा जाए, बोला आभासी, सीधा
और बिंब से कैसा, बड़ा। बिंब से बड़ा कहने का मतलब वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा प्रतिबिंब मिला है। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा सिर्फ एक ही ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, अन्यथा बाकी आपको तीन दर्पण के बारे में पढ़ना है। एक समतल दर्पण, दूसरा उत्तल और तीसरा अवतल। तो समतल हमेशा किसी वस्तु का वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल हमेशा किसी वस्तु का वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का वस्तु के बराबर भी, वस्तु से छोटा भी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है। तो सिर्फ एक लाइन जो ये है, ये आंसर को खोज के हमको दे देगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो ये बात तो तय है कि अवतल दर्पण है। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? अच्छा, सवाल ऐसा है कि आप वस्तु को कहां रखेंगे जिससे अवतल दर्पण के सामने, जिससे आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बन सके। तो हम एक अलग पेज ले लेते हैं और इस पेज में हम लोग पहले एक अवतल दर्पण को डेराइव करते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और एक स्केल ले लेते हैं, थोड़ा इसे खींचने में आसानी होगा। चलिए, स्केल भी एक ले लिए, और हमारा ये है पोल, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। थोड़ा नीचे कर ले। चलिए, ये पोल मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींच लिया। मन चाहो तो इधर भी डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हम एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। चलिए, 20 तक हम यहां तक हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो ये 20 तक, यहां से यहां तक हम लिए, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इधर 20 है तो 8 यहां पे ये फोकस है हमारा, इस जगह पे 12 के पास फोकस है। तो 8 इधर फोकस है, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो यहां पे, यहां इसका आर है। चलिए, यानी अगर ये एफ है तो ये वाला हिस्सा आर हो जाएगा। आप लोग क्लास में ऐसा पढ़ा दिया गया है, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा करके दिखा दे आपको। ये फोकस का मेजरमेंट है, टोटल 8 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का। आपको ये बात पढ़ा दिया गया है कि एफ से आर की दूरी उतना ही होगी जितना पी से एफ की दूरी है। अब कहा कि वस्तु को आप इसमें कहां रखिएगा जिससे प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बन सके। तो एक बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। हम आपको एक पिक्चर दिखा दें। चलिए, हम पहले एक इसमें और छोटा कर दे, आसान होगा। चलिए, हम अगर मानते हैं कि ये हमारा वस्तु है, ठीक, तो एक गड़बड़ है इसमें, एंगल शो नहीं करता। तो हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को भेजेंगे जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के अब फोकस से निकलेगी। यहां से रिफ्लेक्ट होकर चलिए थोड़ा बहुत चलेगा, फोकस से निकलेंगे, ठीक है। दूसरा जो रे है ये हमको
हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस वक्रता केंद्र से गुजारना होगा। एक बात पहले आप याद रखिए कि जब भी आप प्रतिबिंब बना रहे हैं, यानी किसी दर्पण में प्रतिबिंब को बना रहे हैं, तो उस वस्तु से दो किरण आरेख खींचना पड़ेगा। एक किरण आरेख हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, और यह बात आपको क्लास में बताया गया है कि कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के सामने अगर मुख अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरेगी, और अगर वक्रता केंद्र की दिशा में कोई प्रकाश की किरण आती है तो वक्रता केंद्र की दिशा में ही पास हो जाएगी। तो हम एक और प्रकाश की किरण ले लिए जो वक्रता केंद्र की दिशा में थी। अब आप ही बताओ, इसको इधर कर दे, ये तो फैलता चला जा रहा है, ये भी फैलती चली जा रही है, आगे कहीं मिलने का चांसेस है नहीं, ये लेकिन पीछे चिपकता चला जा रहा है। यानी ये डॉटेड लाइन से हम पीछे यहां मिला सकते हैं। तो जिस जगह पे मिला उसी जगह को तो प्रतिबिंब बोला। तो ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो आप सोचो, ये प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है? सीधा। बताइए, वास्तविक लाइन से मिला है कि हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया? हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो आभासी भी है। हमने अगर डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया है, एक मिनट इसको बांध दे लेना, तो यह आभासी भी है। सीधा तो है ही, ये आभासी भी है। अब आप ही बोलो, वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है? देख लो, ये इसकी साइज इतनी है और इसके साइज इतना है, तो वस्तु से बड़ा भी बन गया। हमने वस्तु को कहां रखा था? तो फोकस और ध्रुव के बीच में। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे सवाल क्या पूछा था? क्वेश्चन यानी क्या पूछा गया कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। क्लियर है? क्योंकि प्रकाश केंद्र लेंस में होता है। चलिए, ये तो हमने बनाया था अभी। सर्च लाइट, आप लोग ऐसा लाइट देखे होंगे। तो उसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब ये वाला हिस्सा, ये परावर्तक सतह है, ये वाला हिस्सा। तो परावर्तक सतह किस चीज का बना होना चाहिए? कि परावर्तक सतह अवतल दर्पण के होने चाहिए, ताकि अगर इसके फोकस पर हम प्रकाश को रखें या प्रकाश के स्रोत को रखें तो उससे समानांतर किरण पुंज हमको प्राप्त हो सके। यानी कौन से दर्पण या कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट के परावर्तन सतह में? अवतल दर्पण का। आपसे ऐसा ही एक सवाल पूछ सकता है कि वाहनों के जो हेडलाइट हैं, उस हेडलाइट में आप परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो वहां भी आपको अवतल दर्पण ही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ऐसा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? अच्छा, बराबर उधर चला गया है। तब परावर्तन का नियम दो टाइप का है। परावर्तन का कितने नियम? 2 नियम हैं, जिसमें पहला नियम आपको बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और परावर्तन का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए आंसर हो जाएगा। बराबर बीच का है, वो पीछे चला गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये आपतन कोण बराबर कौन सा कोण? परावर्तन कोण। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वही जो फर्स्ट में क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। प्रकाश की किरण हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है?
तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखो बाबू, लेंस में फोकस दो गो होता है, एगो f1 और दूसरा f2। अगर मुख्य फोकस की बात की जाए तो एक ही मुख्य फोकस है। कुछ कुछ बुक्स इसको दो लिखते हैं, लेकिन अगर लेंस में मुख्य फोकस की बात हो तो कितनी होगी? एक। और नॉर्मल सिर्फ फोकस हो तो दो। किसी माध्यम का अपवर्तनांक को सूचित करते हैं एन से। एन इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन क्या? आर। स्नेल का नियम का नाम सुने होंगे। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। उसका कहना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और वह नियतांक प्रकाश का, या वह नियतांक जो है वह अपवर्तनांक कहलाएगा। तो अपवर्तनांक इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। देख लीजिए, जहां है वहां टिक मार देंगे। साइन आई बटा साइन क्या? आर। ये बटा ऐसे साइड में भी दिया हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? एक बात याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। दो अलग अलग टर्म है। एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना है परावर्तन। माने गेंद को दीवार पर आपने मारा और दीवार से एकदम वापस आ गया तो परावर्तन। अब अगर प्रकाश को एक माध्यम से दूसरी माध्यम में हम भेजते हैं, जिससे वापस तो टकरा के नहीं आया, लेकिन अपना रास्ता विचलित कर, यानी अपने रास्ते को बदल कर, जैसे कभी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं तो बैट में जब बॉल टच होता है तो आ रहा था बॉल सीधे, जाता पीछे, हम सोचे सीधे मार दे, लेकिन टकराने के बाद चल गया तिरछे, तो हम कहेंगे उसको अपवर्तन। अगर प्रकाश के केस में ऐसा हो कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और जाने जैसे ही दूसरे माध्यम में जाए तो अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाए, तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के भी दो नियम हैं और परावर्तन के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के भी कितने नियम? दो नियम। और अगर परावर्तन पूछता तो उसके भी कितने नियम? दो नियम हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त हो सकता है? देखिए, हमेशा नहीं बोला है, हमको सिर्फ बोला है कि आपको बताना है कि छोटा और कौन सा आभासी बनाना चाहते हैं। तो हमेशा का बात नहीं किया है। तो छोटा प्रतिबिंब अवतल भी बना सकता है और उत्तल भी। इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया है, ए और डी होना चाहिए। ठीक है, ए और कौन सा? डी। अवतल भी और कौन सा? उत्तल भी। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप उसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको वहां एग्जाम में गलती ना हो जाए। आप फिर से ध्यान से सुनिए। किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाने का अगर बात करें तो उसमें समतल नहीं आएगा। समतल छोटा नहीं बना सकता, वो बराबर बना सकता है सिर्फ। अवतल बना सकता है छोटा, और उत्तल दर्पण भी किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा बनेगा बाबू आभासी। अब वस्तु से बनेगा छोटा, वस्तु से कैसा? छोटा। इसमें छोटा मोटा नहीं है, खाली आभासी दिया, वास्तविक दिया, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कौन से प्रतिबिंब? आभासी। आप अपने घर में जिस ऐनक का प्रयोग करते हैं या जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उस दर्पण में आप ऐसा नोटिस किए होंगे कि हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बने तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तब वस्तु से छोटा अवतल और किस में? उत्तल। रिपीटेड क्वेश्चन है, डी आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन सही दिया हुआ है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश कणों का एक प्रवाह है।
जिस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो उसको समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा हो और वस्तु के बराबर हो उस दर्पण का नाम समतल दर्पण है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। चलिए, आर का वैल्यू हमको दे दिया 40 सेंटीमीटर, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया क्योंकि दर्पण का हमको नाम नहीं दिया है, इसीलिए हम प्लस माइनस यहां नहीं लिख रहे हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, एफ हमको निकालने बोल रहा है। आप बताइए, एफ इक्वल टू आर बट्टा क्या पढ़ाया गया है 2, आर का वैल्यू 40 सेंटीमीटर बाई क्या 2, कैंसिल आउट होकर के 20, तो 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए फोटो बना लेते हैं। हमको सवाल कहा कि बाबू आपको कोई उत्तल दर्पण, देख लेते हैं दिया हुआ है क्या फोटो वोटो, थोड़ा लेंस वगैरह कुछ है। नॉट अवेलेबल लेंस होगा। चलिए ना बना लिया जाए। मोटा मोटी हम मानते हैं कि ये रहा हमारा उत्तल लेंस। चलिए स्केल टांग लेते हैं। ये इसका, हालांकि ये उत्तल लेंस तनी ज्यादा फैल गया है। चलिए ठीक है, उतना बार काम चलेगा। ये रहा हमारा लेंस और यहां से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हमको कहा, कहा या नहीं कहा, पहले ये प्रकाश केंद्र है, एकदम सेम ऐसे ही इसमें भी कर देते हैं। चलिए 12 तक ले लेते हैं। तो यहां है एफ, 2f 1 1, तो यहां है f2 और यहां पे 2f2 है। थोड़ा और खींच लेते हैं। चलिए, हमको कहा कि आप वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखिए। तो 2f1 के बाद वाले हिस्से को अनंत बोलते हैं, इधर क्या है, अनंत है। तो क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अनंत 2f और 2f और किसके बीच, अनंत के बीच बिंब को रखा गया है। चलिए हम लोग रख दिए हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनाने का व्यवस्था क्या है उसके पास चलते हैं। चलिए, आपको बताया है कि जब भी आप इमेज का फॉर्मेशन किस दिए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को भेज देते हैं। एक रे को भेज दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर किसी रे को भेजते हैं तो वो फोकस से क्रॉस करेगी। तो फोकस से क्रॉस करने के लिए चलिए
मोटा मोटी बात को समझा जाए, ये फोकस से क्रॉस करने के लिए हमने यहां से करा दिया, और दूसरा प्रकाश केंद्र से, प्रकाश केंद्र ये वाला है, तो दूसरा हम उससे पास कराएंगे। एग्जैक्ट है एकदम। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमने दो प्रकाश की किरण खींचा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा उसके प्रकाश केंद्र से। तो एक हमने खींच दिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो इस द्वितीय फोकस से क्रॉस किया, और एक प्रकाश केंद्र से जो बिना विचलन का सीधे निकल गई। तो आप ही बताओ कि इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है कि नहीं? तो सबसे पहला, इसका प्रतिबिंब वस्तु से कैसा है? छोटा। दूसरा, उल्टा है कि सीधा है? उल्टा है। आभासी है कि वास्तविक है? वास्तविक है। आपको कोई डॉटेड लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, डायरेक्ट लाइन मिल गया, पिक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। यानी वास्तविक उल्टा और कैसा होगा? छोटा। देख लीजिए, वास्तविक उल्टा और कैसा होगा? छोटा होगा। क्लियर है? आपसे बोलेगा कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f1 और अनंत के बीच कोई बिंब को रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? आपको क्लास में जब आप क्लास कर रहे थे तो उस समय आपको पिक्चर रखकर बताया गया था, या वस्तु को रखकर बताया गया था लेंस के सामने कि किस वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कहां होगा। अगर वो पिक्चर आपको बनाने आता है तो तकलीफ नहीं है, नहीं तो फिर समझने का थोड़ा थोड़ा कोशिश। हालांकि ये वाला जो है वो यहां से मुड़ेगा, ये थोड़ा हम लोग का पीछे से मुड़ गया, यहां से मुड़ेगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर एक अभिलंब है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर एक क्या है? अभिलंब है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसको m से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन। फिर से बोल दें, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आपने पढ़ा था m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज माने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। एक बात याद रखिएगा, अगर m का वैल्यू माइनस में हो, आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो वस्तु प्रतिबिंब उल्टा है, और अगर आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी होती है। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब, और वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा। वस्तु के सापेक्ष कैसा होगा? सीधा। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल देता है? तो देखिए, फोकस पर अगर आप अभिसरित करा रहे हैं तो चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो, किसी भी दर्पण में वो मुख अक्ष के समानांतर अभिसरित हो जाता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो देखिए, वस्तु वास्तविक ही होगा और प्रतिबिंब उसका आभासी बना सकते हैं। आप समतल में भी बना सकते हैं, अवतल में भी बना सकते हैं, और उत्तल में भी बना सकते हैं। तो तीनों प्रकार का जो दर्पण है, उस तीनों दर्पण में आप ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब आप तीनों दर्पणों में प्राप्त कर सकते हैं। यही वास्तविक हो जाएगा, तब उसमें समतल और उत्तल में नहीं होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल में, और आभासी प्रतिबिंब आप समतल, उत्तल और अवतल तीनों में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जैसे ही बोलेगा ना, तो दर्पण के पीछे बनने वाला, दर्पण के पीछे। और अगर बोलेगा, सॉरी वास्तविक बोले, आभासी बोलेगा तो आभासी यानी काल्पनिक। अब अगर वास्तविक बोले, जैसे छाया जैसे बन जाता है ना पिक्चर, जैसे आप फिल्म वगैरह में या कभी हॉल में देखे होंगे कि पर्दे पर पिक्चर दिखाया जाता है, तो उस पर्दे पर अगर पिक्चर को बना दिए तो वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारभासक। पारभासक मतलब होता क्या है कि प्रकाश का कुछ हिस्सा पार होगा
पूरा हिस्सा पार नहीं होगा। सामान्य रूप से समझा जाए तो जिस वस्तु के आर पार पूर्णतः नहीं देखा जा सके, कुछ हिस्सा देखा जा सके और कुछ नहीं देखा जा सके, तो उसको पारभासक बोलते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, प्रकाश का कुछ हिस्सा पार होगा, पूरा हिस्सा उसमें पार नहीं होगा। अगर पूरा पार हो जाए तो पारदर्शक हो जाएगा। जैसे ये बोतल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो दिख रहा है। अगर इसके अंदर थोड़ा कंकड़ पत्थर डाल दे वो भी दिखेगा, तो ये पारदर्शक है। दीवार के उस तरफ यानी बोर्ड के पीछे क्या है ये नहीं दिख रहा है, तो ये अपारदर्शक हो गया। अगर इसको घिस दे तब पूरा क्लियर नहीं दिख पाएगा, ये पारभासक। तो तेल लगा हुआ जो कागज है वो पारभासक हो जाएगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्रुव और कहां था? फोकस के बीच। पीछे एक पिक्चर आपको बनाए हैं कि अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें, किसके बीच? ध्रुव और फोकस के बीच, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। तो काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक को आप आभासी भी कह सकते हैं, दोनों सेम बात है। आभासी जिसको कहते हैं उसी को काल्पनिक भी कहते हैं। तो किसी वस्तु का यानी अवतल दर्पण में अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रख दे तो उसका प्रतिबिंब आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ले 1 मीटर, क्लियर है? एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यदि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, तो परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है? किसी एफ मीटर की फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी। देखिए, क्षमता का फॉर्मूला है 1 फोकस दूरी, 1 फोकस दूरी। तब फोकस दूरी एफ मीटर कहा, तब क्षमता 1/f मीटर हो जाएगा। ए आंसर। ठीक है? किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, मतलब P का वैल्यू 1/f के इक्वल, f का वैल्यू f मीटर दिया है तो P इक्वल टू 1/f हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। n इक्वल टू साइन आई बाई साइन क्या आर, साइन आई बाई साइन आर। ले साइन आई बाई साइन आर। एफ इक्वल टू r/2 सत्य है किसके लिए? अवतल के लिए और किसके लिए? उत्तल के लिए। यानी डी आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को अवतल दर्पण के सामने कहां रखना पड़ेगा? तो अगर अवतल दर्पण के सामने अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का होगा। जितना बड़ा वस्तु और उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब भी होगी। कब? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब। और उस वक्रता केंद्र को हम लोग C से या R से सूचित करते हैं, कभी कभी 2F भी लिखते हैं। हालांकि R का मतलब वक्रता त्रिज्या होता है, उतनी दूरी पर आपको रखना होगा। यानी यहां पे हम C कर देंगे, C पर। ठीक है? C माने वक्रता केंद्र। और रखना कहां पर है ये हमसे पूछ रहा है, कितनी दूरी पर नहीं। तो रखना है हमको किस पर? C पर। जैसे एक बात चलो सुनो, ये हमारा अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये है हमारा
वक्रता केंद्र। तो यहां से यहां के बीच की दूरी को आर कहा जाता है और यहां से यहां के बीच की दूरी को एफ कहा जाता है। तो कहां पर रखना है ये हमसे पूछ रहा है। तो यहां अगर वस्तु को रखिएगा तब प्रतिबिंब सेम साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो सी आंसर हो जाएगा। मोटर गाड़ी के पार्श्व दर्पण, मतलब मोटर गाड़ी के पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। ये तो आप लोग जानते होंगे। साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। 2 पॉइंट कितना है? 42। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36। अपवर्तनांक वाला कहानी आपको याद रखना होगा, ठीक है। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो जाएगा, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 हो जाएगा, ठीक है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होगा। ये अपवर्तनांक है जल का, ये है तारपीन का, ये आपका एल्कोहल का, और ये है बर्फ का। पूछता है एग्जाम में। तो 1.33 जल का अपवर्तनांक, 1.47 तारपीन का, 1.36 एल्कोहल का, 1.31 किसका? बर्फ का अपवर्तनांक होगा। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच कितना बार सवाल पूछेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर रहा है। हालांकि सब सेम, अगर एक समझ गए तो टोटल बन जाएगा। आपसे पूछा सवाल कि एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखी गई है, तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा। यह आंसर सही होगा। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? ये लेंस कौन सा? अवतल। पिक्चर कहीं पे बना दें, चलिए यहीं बना देते हैं। ये रहा हमारा अवतल लेंस। ये मुख्य फोकस मान ले। अगर आप प्रकाश की किरण को देते तो ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये एक बात समझो, ये लेंस कर क्या रहा है? हम इसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं और ये उसको फैलाता चला जा रहा है। तो फैलाने को अपसरित कहते हैं और एक जगह मिलाने को अभिसरित कहते हैं। अगर यही उत्तल होता तो अगर प्रकाश की किरण दिए, यहां मिल गया, यहां से दिए, यहां मिला, यहां से दिए, यहां मिला, यहां से दिए, यहां मिला, ठीक है। तो प्रकाश की किरण एक जगह मिल रही है उत्तल में और अवतल में फैल रही है, तो अवतल को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है और इसको कैसा? अभिसारी। ये बता दिए इसलिए हो सकता है आगे क्वेश्चन हो ऐसा। तो अवतल को अपसारी लेंस और उत्तल को अभिसारी लेंस। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब? अभी तो बोले कि अगर पर्दे पर प्राप्त कर लिया प्रतिबिंब को तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके तो आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो एक बात याद रखिएगा, जिस साइन का फोकस होगा उसी साइन का क्षमता भी होगा। उत्तल चाहे दर्पण हो या लेंस, उसका सारा जो है वो डाटा पॉजिटिव होगा, और अगर यही अवतल होगा तो उसका डाटा जो है वो क्या होगा? नेगेटिव। तो हमसे पूछा उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो उत्तल लेंस का फोकस होता है धनात्मक, तो क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसी? ऋणात्मक। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस। अभी पीछे बताए हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी, अवतल को अपसारी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस कैसा है? तो माइनस का मतलब हुआ कि ये अवतल है। कैसा है? अवतल। बस इतना ही पूछना है। दोनों क्या हैं? अवतल हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता
-5 डायोप्टर है, इसको -5 पर मीटर बोल सकते हैं, एक डायोप्टर इक्वल टू पर मीटर। और हमको एफ पूछ रहा है, तो हम जानता है, वी नो दैट, अब क्या जानता है, Q1 बाई एफ इक्वल टू पी होता है। तो अगर आप चाहें तो एफ इक्वल टू 1/p लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू 1/, माइनस में 5, अब पर मीटर, नीचे का सामान ऊपर, तो 0.2 होगा मीटर के पावर -1। सॉरी, नीचे से गया ऊपर तो -1 खत्म हो गया, ए प्लस में चला गया मीटर। तो अब अगर चाहो सेंटीमीटर में, तो 0.2 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, साइन नहीं छोड़ना है। तो साइन दिया -20 सेंटीमीटर कहीं पे, ये है, ठीक है। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, चलिए P का वैल्यू, टू डायोप्टर है, F निकालना है, एफ इक्वल टू 1/p लिख दोगे, चलो थोड़ा छोटा कर दिए, तो 1/p, p का वैल्यू कितना है -2, मीटर के पावर -1, तो 0.5 मीटर हो जाएगा। आप इसको सेंटीमीटर में चाह रहे हो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 सेंटीमीटर, अगर आप तेज हैं तो 50 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, माइनस प्लस दिया हुआ नहीं है इसमें, तो हम भी माइनस प्लस इसमें नहीं देंगे, अगर दिया होता तो हम भी दे देते। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, डायोप्टर नहीं है तो पर मीटर होगा, मीटर के पावर -1। ऐसे एसआई मात्रक मीटर के पावर -1 ही है, लेकिन उसका व्यावहारिक मात्रक जो है वो डायोप्टर, यानी 1 पर मीटर को हम 1 डायोप्टर कह सकते हैं। समान फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रख दिए गए हैं, तो ये कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहां होती है, तब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होती है, फोकसांतर के अंदर। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस और लेंस के बीच रखी हो, फोकस और कहा लेंस के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, चलिए बना ले। ये उत्तल लेंस है, यहां वस्तु को हम रख देते हैं, मुख, सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, उधर भी चिन्हित कर ले। ये यहाँ पे हमारा 2F1 हो जाएगा, सॉरी F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2F2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक मुख अक्ष के समानांतर हम प्रकाश की किरण को भेजे हैं, तो जो हमको अपवर्तित करके फोकस से निकला, और दूसरा प्रकाश की किरण हमको यहां से भेजना होगा,
ठीक है, तो ये तो वहां मिलेगा नहीं, मिलेगा तो इधर ही, उस जगह पे तो मिलेगा नहीं। तो जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा। हमसे बस इतना ही पूछ रहा है, आभासी को काल्पनिक बोलते हैं और सीधा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगला अगले वीडियो में।